मैं संजय सर आपको अपने चैनल पीसीएम बाई संजय सर में स्वागत करता हूँ। चूँकि पिछली बार हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ चुके हैं, तो अब दिल्ली सल्तनत के आगे का शासन यानी भारत पे दिल्ली सल्तनत के बाद किसका अधिकार रहा, कौन शासन किया, वो शुरू होगा। और दिल्ली सल्तनत के बाद मैं आपको बता दूं, पानीपत के पहले युद्ध के बाद भारत पे जो शासन रहा वो मुगलों का रहा, और ये बात मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका। 1526 के युद्ध के बाद लोधी वंश अंतिम वंश रहा दिल्ली सल्तनत का, और चूंकि इब्राहिम लोधी युद्ध में मारा गया, दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक जो युद्ध में मारा गया वो इब्राहिम लोधी रहा। उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और भारत पे एक नया शासन शुरू हुआ। वो शासन था मुगलों का। अब मुगल शासन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारियां देना चाहूंगा कि ये मुगल आए कहां से, ये मुगल कौन थे और भारत में इनकी सफलताएं क्या रही। क्योंकि ये मुगल शासन दो भागों में बटा रहा। मैं आपको मोटे तौर पे समझा दूं, मुगलों का शासन जो है 1526 से शुरू हुआ और 1707 तक उसके वीर योद्धा शासक बने रहे। लेकिन 1707 के बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो नए शासक आए वो कमजोर शासक रहे, और उन्हीं के शासन में भारत में अंग्रेजों का शासन, चाहे फिर आगे शासन की व्यवस्थाएं जो भी रही वो बदलती रही। तो इस प्रकार मुगल शासन को दो भागों में बांटा गया। एक तो मुगल शासक जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, और एक उत्तरवर्तीय मुगल शासक है जो 1707 से शुरू होंगे और 1757 तक चलेंगे। तो वो उत्तरवर्तीय मुगल शासक है, और 1526 से लेकर 1707 तक आपके ताकतवर वास्तविक मुगल शासक हैं, जिसमें पहला शासक आपका बाबर होगा, फिर उसका पुत्र हुमायूं बनेगा। कुछ समय तक भारत में मुगल शासन खत्म हो जाएगा और उस बीच में भारत में सूर्यवंश का स्थापना होगा, जिसे मैं बाद के वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद फिर से अकबर आएगा और अकबर शासन करेगा। फिर उसके बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ये मुगलों के प्रमुख शासक रहे, वीर शासक रहे। मुगल शासन बताते समय मैं एक चीज बता दूं कि जो लोग हतोत्साहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, मुगल शासन सुनने के बाद उनको समझ में आ जाएगा कि असफलताओं से ही सफलताएं मिलती हैं। मैं आपको बता दूं, मुगलों का कोई भी शासक, जो शुरुआती शासक रहा बाबर, कई युद्ध करता है, कई जगह हारता है, कई जगह जीतता है, आगे पीछे चलता है, और अंत में आके एक सुदृढ़ मुगल शासक भारत में शुरुआत देता है। उसके बाद फिर हुमायूं आएगा, उसका जीवन भी लड़खड़ाता रहेगा, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानेगा और फिर आगे अपने वंश को चलाएगा। यानी असफलताएं जो हैं वो आपके हारने की प्रतीक नहीं है, उससे मनोबल बढ़ेगा और फिर आप सफलताओं की तरफ आगे बढ़ेंगे। फिलहाल इन बातों को छोड़ा जाए और चला जाए मुगल शासन। ये मुगल कहां से आए, कौन थे? क्योंकि पीसीएस प्री में आपको भारत के इतिहास के साथ इन मुगलों का इतिहास भी तैयार करना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, मुगल वंश की स्थापना भारत में बाबर ने की। पानीपत के पहले युद्ध में जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ, उसमें इब्राहिम लोधी की मृत्यु के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना शुरुआत हुई, और मुगल वंश का वास्तविक शासक यानी संस्थापक जो था वो बाबर था। अब ये बाबर कहां से आया, बाबर कौन था, ये चीज मैं पहले आपको बताना चाहूंगा। पहले तो ये जान जाइए आप लोग कि मुगल का अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालना चाहें तो मुगल का अर्थ होता है बहादुर। यानी ये लोग अपने नाम के साथ ही बहादुर थे। दूसरी चीज, ये मुगल जो थे वो दो
जातियों से मेल के थे, यानी दो जातियां मिलके मुगलों को बनाती हैं। आपने पढ़ा है तुर्क के बारे में, तुर्की आक्रमण के बारे में, और आपने मंगोल आक्रमण के बारे में। तो ये दोनों का मिश्रण जो है वो एक मुगल है, समझ लीजिए। बाबर का एक पक्ष जो था वो तुर्क मुसलमान से था और दूसरा पक्ष जो था वो मंगोलों से था। तो इस प्रकार बाबर के ब्लड में, बाबर के खून में, रक्त में इन दोनों का मिश्रण था। तो मैं अब आपको शुरू करता हूं मुगलों का इतिहास, भारत में कैसे शुरुआत हुई। लेकिन मुगलों को भारत आने से पहले भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी, मुगल आखिर क्यों भारत, ये स्थिति आपको बताना जरूरी है। 1526 में जब बाबर ने भारत पे आक्रमण किया, उस समय भारत की जो स्थिति थी, जो राजनीतिक स्थिति थी, वो विखंडित थी। एक सुदृढ़ शासक का अभाव था। इसीलिए बाबर को बार बार निमंत्रण जा रहा था कि भारत पे आक्रमण करें, और उससे पहले वो युद्ध भारत के अगल बगल क्षेत्रों में करके देख चुका था कि भारत को जीतना आसान है। तो मुगलों की आने से पहले भारत में कई शासक थे, कई भागों में भारत बटा हुआ था। जैसे मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सल्तनत के समय में ही दक्षिण भारत दो भागों में बट गया था। एक बहमनी शासक हो चुके थे, एक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। बहमनी शासक चूंकि मुसलमान लोग थे, विजयनगर साम्राज्य जो था वो हिंदू शासकों का राज्य था। फिर भारत में दिल्ली जो था वो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इब्राहिम लोदी चला रहा था। फिर राजपूत घराने में मेवाड़ जो था वहां पे महाराणा सांगा शासन कर रहे थे, और ये हर आदमी एक दूसरे को देख के परेशान था। जब आपस में इन लोगों के विवाद था तो बाहरी आक्रांता का आना जरूरी था। तो भारत की राजनीतिक स्थिति जो उस समय थी वो पूरी तरह से शिथिल थी, छत विक्षत थी। तो ये थी भारत की राजनीतिक स्थिति। मैंने आपको बताया मुगल का अर्थ जो होता है वो बहादुर होता है। अब चलते हैं हम मुगलों के इतिहास के बारे में। जहां तक इतिहास में पता चलता है कि बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। उमर शेख मिर्जा, या फिर कुछ लोग उनको शेख उमर मिर्जा भी कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा भी गया है एग्जाम्स में कि बाबर के पिता का नाम बताएं, तो वो उमर शेख मिर्जा। और बाबर की जो माता जी जो थी वो कुतुलुग निगार खानम थी। कुतुलुग निगार खानम। अब यही देखिए, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा जो कि तैमूर खानदान से बिलोंग करते थे, यानी तैमूर के वंशजों में उमर शेख मिर्जा थे जो कि तुर्की मुसलमान थे। और जो उनकी माता थी कुतुलुग निगार खानम, वो मंगोलों से मंगलों के खानदान की थी, यानी चंगेज खान के खानदान की थी उनकी माता कुतुलुग निगार। और पिता जो थे वो तैमूर वंश के थे, तो उमर शेख मिर्जा जो थे। लेकिन बाबर जो था वो मंगोलों की तरह शासन नहीं करना चाहता था, वो लूटपाट नहीं ज्यादा चाहता था, वो स्थिरता चाहता था। इसलिए उसने पिता वंश को स्वीकार किया और तैमूर के समान शासन करना चाहता था। वो चाहता था जैसे तैमूर ने शासन किया वैसे ही ये स्थिरता के साथ शासन करे, एक बलशाली शासक के रूप में शासन करे। बाबर का जन्म जो था वो फरगना में हुआ था, जो तुर्की क्षेत्र में पड़ता है। 14 फरवरी 1483 में बाबर का जन्म जो था वो तुर्की क्षेत्र में हुआ था। फरगना जो तुर्की क्षेत्र में पड़ता है, वहीं फरगना के ही एक छोटे जो सरदार थे उसके पिता उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा जो थे, जो तुर्की मुसलमान थे, वो फरगना के एक छोटे मोटे सरदार थे। चूंकि उमर शेख मिर्जा का संबंध उनके रिश्तेदारों से अच्छा नहीं था, उनके जो रिश्तेदार थे उनको पसंद नहीं करते थे, इसलिए उमर शेख मिर्जा अक्सर विवादों में रहते थे, छोटे मोटे युद्ध अपने लोगों से, अपने रिश्तेदारों से किया करते थे। और हम आपको बता दें, इसी युद्ध के दौरान, यही युद्ध करते करते खुद उनके साले से, सगे साले से युद्ध शुरू हुआ।
और 1494 में उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई। उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई 1494 में। मैंने अभी बताया आपको कि बाबर का जन्म जो था वो 1483 में था, 1483 में, और पिता की मृत्यु हो गई 1484 में। यानी बाबर मात्र 11 से 12 वर्ष की उम्र का था तब उसे गद्दी पर बैठना पड़ा। पिता की मृत्यु के बाद इसने बागडोर संभाली और ये गद्दी पर बैठा। मात्र उसमें 11 या 12 साल का लड़का था। बाबर जब शासन पे बैठा, जब वो शासक बना, तो बाबर का सबसे पहला विकल्प था समरकंद को जीतना। मैं बता दूं, समरकंद वो क्षेत्र था जहां तुर्की क्षेत्र की राजधानी पड़ती थी। इसीलिए अगर समरकंद को जीता जाता है तो पूरे तुर्की क्षेत्र पे आपका अधिकार हो जाएगा। तो 11-12 साल के लड़के का पहला सपना था समरकंद को जीतना। तो बाबर ने पहला अभियान अपना, बाबर का सबसे पहला अभियान 1494 में ही समरकंद था और उसने समरकंद पे आक्रमण कर दिया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। वो असफल रहा इस युद्ध में, लेकिन वो मानने वाला नहीं था। फिर 1497 में उसने समरकंद पे दूसरा आक्रमण किया। 1494 में 1494 में तत्काल जैसे पिता के बाद ये गद्दी पे बैठा, इसने समरकंद पे आक्रमण किया। समरकंद को ये जीत नहीं पाया, असफल हो गया। लेकिन फिर 3 साल तैयारी करने के बाद पुनः इसने 1497 में समरकंद पे आक्रमण किया। इस बार वो जीता, लेकिन शासन इसका बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहा। मात्र 100 दिनों के शासनकाल में इसे समरकंद छोड़कर भागना पड़ा। तो 1497 में समरकंद जीता तो, लेकिन मात्र 100 दिन तक ही उसने शासन किया। 1497 के बाद इसने पुनः अपनी तैयारी की और 1501 में, या देखिए समरकंद को हार रहा है, जीत रहा है, असफलताएं मिल रही, लेकिन सफलता भी मिल रही। तो 1501 में फिर से इसने सोचा कि समरकंद को जीता जाए और फिर पूरी योजना का साथ उसने समरकंद पे आक्रमण किया। यह था 1501 का साल और समरकंद को फिर से इसने जीता, लेकिन इस बार भी ज्यादा समय तक वो शासन नहीं कर पाया और मात्र 8 महीने के शासन के बाद उसे समरकंद छोड़ के पुनः भागना पड़ा। यह रहा उसका तीसरा आक्रमण। लेकिन फिर से 1501 के बाद उसने 1504 में सोचा कि मैं बार बार समरकंद पे आक्रमण कर रहा हूं और वहां से पूरी तरह से स्थिरता नहीं मिल रही है, और वो परेशान था क्योंकि बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, बाबरनामा में, कि कभी भी ऐसा वर्ष नहीं बीता जब उसने 2 रमजान किसी एक जगह पे मनाया हो। इसका मतलब यह हुआ कि लगातार वो जगह बदल रहा था, कभी यहां कभी वहां। तो वो परेशान हो चुका था और वो अब स्थिरता चाहता था। वो किसी को जीत के वहां पे स्थिर शासन की स्थापना चाहता था और समरकंद को बार बार जीत के हार रहा था। तो उसने नई योजना बनाई 1504 में। हम आपको बता दें, 1504 में समरकंद पे ना जाकर उसने काबुल पे आक्रमण करने के बारे में सोचा। यानी आपको अगर देखा जाए भारत के नक्शे से, तो ये कंडीशन अगर रहती है भारत की, तो यहां अगर आपका ये फरगना है तो काबुल इस क्षेत्र में पड़ता था और समरकंद इसके विपरीत दिशा में पड़ता था। तो आप ध्यान से देखिए, बार बार वो अपने इस दिशा में आक्रमण कर रहा था और असफलता मिल रही थी। तो उसने सोचा क्यों ना इस बार मैं इस दिशा में आक्रमण करूं और यहां कुछ देखूं, यहां क्या कंडीशन रहती है, यहां क्या होता है। ऐसा करके उसने काबुल पे आक्रमण किया। काबुल की जो व्यवस्था उस समय थी वो अस्त व्यस्त थी, इसलिए उसे काबुल जीतने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई और 1504 में उसने काबुल पे कब्जा कर लिया। काबुल के साथ उसने गजनी पे भी कब्जा किया, जो कि अफगानिस्तान क्षेत्र में पड़ता था। यानी अब भारत का रुख उसने बदल लिया है। अब वो भारत की तरफ आना, उसने भारत के क्षेत्र में आना शुरू कर दिया, थोड़ा सा दूर, लेकिन आंतरिक भाग में नहीं, लेकिन बाहरी भागों में उसने कब्जा धीरे धीरे जमाना अब शुरू किया। काबुल और गजनी को जीतने के बाद 1504 में वो वहां पे रुका नहीं, अधिकार किया, पैसा रुपया पाया, लूटा फूटा जो भी सामान मिला,
और उसके बाद फिर से उसने वो अधिकार करने को छोड़ दिया और फिर से अपने वापस लौट गया। वापस काबुल जीतने की खुशी में उसने 1507 में एक उपाधि धारण की, पादशाह की। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा भी जाता है कि पादशाह की उपाधि धारण करने वाला सबसे पहला मुगल शासक कौन था, तो यही बाबर था। क्योंकि बाबर के पहले इसके जितने भी वंशज थे वो मिर्जा लिखते थे। तो मिर्जा उमर शेख चाहे जो भी था वो मिर्जा लिखता था, अपने नाम उपाधि मिर्जा भी लेता था। लेकिन बाबर पहला शासक था जिसने मिर्जा की उपाधि ना धारण करके पादशाह की उपाधि धारण की, और ये था 1560 का वर्ष। ये देखिए उसका अगला अभियान। फिर 1507 में जब उसने बादशाह की उपाधि धारण की और काबुल गजनी को जीता तो उसके मनोबल में कुछ वृद्धि हुई और उसने फिर से सोचा एक बार प्रयास करता हूं और समरकंद को जीतता हूं। और फिर उसने अगला प्रयास किया 1511 और समरकंद पे फिर से आक्रमण किया, फिर से अपना रुख बदला, विपरीत दिशा में गया और समरकंद को फिर से उसने जीता भी। 1511 में उसने समरकंद को जीता भी, परंतु पुनः 1512 में उसे समरकंद से भागना पड़ा। इस प्रकार यहां पे उसकी स्थिरता नहीं बन रही थी। तो फिर अब बाबर ने सोचा कि अभी देखो मैंने काबुल पे आक्रमण किया, गजनी पे गया, उधर मैं आराम से कब्जा करके चला आया, मैंने छोड़ भी दिया। यहां मैं समरकंद पे बार बार प्रयास कर रहा हूं तो ये मेरे कब्जे में नहीं आ रहा। तो उसके मन में अब हुआ कि ये क्षेत्र मेरे लिए अनुचित है, ये क्षेत्र उचित है, मुझे अब इस क्षेत्र में जाना चाहिए। तो उसने अपना रुख बदल लिया। समरकंद और मध्य एशिया तुर्की क्षेत्र को जीतने से अच्छा उसने भारत की तरफ रुख कर दिया और भारत में उसका पहला आक्रमण भारत के सीमा क्षेत्र पे 1519 में हुआ। 1519 में उसने भारतीय सीमा क्षेत्र पे आक्रमण किया, बाजौर और भेरा नामक जगह को जीता। भारत का जो सीमावर्ती क्षेत्र था बाजौर और भेरा, वहां का इसने कब्जा किया। फिर लेकिन यहां पे रुका नहीं, अपना अधिकार किया, फिर यहां से जो भी पाया संपत्ति लिया और फिर चलता बना। 1519 में इसने बाजौर भेरा को लिया और फिर चलता चला गया, वापस चला गया, वो रुका नहीं, वहां पे स्थिर शासन नहीं किया। वो देखना चाहता था कि भारत में घुसने का कौन सा क्षेत्र उचित है और इसलिए धीरे 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 वो भारत पे अपना प्रभुत्व जमाना चाहता था। किसी भी लंबे प्रयास के लिए थोड़ा थोड़ा प्रयास करना बहुत जरूरी होता है, ये बाबर ने समझाया। देखिए उसे करना है भारत में कब्जा, लेकिन वो आ रहा है, आक्रमण कर रहा है, जीतने के बाद वापस जा रहा है, फिर तैयारी करके आ रहा है। तो पहला आक्रमण उसका 1519 का था बाजौर और भेरा पे, जिसपे उसने अधिकार किया लेकिन फिर वापस चला गया। 1519 में उसने दूसरा अभियान किया और इस बार बाजौर भेरा से आगे बढ़ते हुए पेशावर तक गया और पेशावर को भी उसने अधिकार किया, लेकिन फिर यहां पे वो रुका नहीं और फिर वापस चला गया। दूसरा अभियान देखिए भारत पे हो चुका है 1519 में। 1520 में उसने आगे बढ़ा, बाजौर, भेरा, पेशावर और सियालकोट तक चला और सियालकोट पर उसने अधिकार किया। इस प्रकार 1520 आते आते वो भारत पे 3 आक्रमण कर चुका था। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में, भारत के आंतरिक भागों में अभी वो प्रवेश नहीं किया था। भारत के आंतरिक भागों में वो अपने प्रवेश करेगा आगे के युद्धों में। तो ये आपने देखा भारत के सीमावर्ती में उसने 1519 में 2 और 1520 में आक्रमण करता है, जीतता है, वापस जाता है। बाजौर, भेरा, पेशावर, सियालकोट तक वो अब घुस चुका था। और फिर अगला अभियान था उसका 1524 में। 20 के बाद देखिए वो चला है 1524 में और इस बार वो पंजाब क्षेत्र तक आ चुका था और पंजाब के लाहौर, सरेंद्र का लगभग हिस्सा वो जीत चुका था। लाहौर, सरहिंद जीतने के बाद भारत के आंतरिक क्षेत्र में वो आ चुका था और भारत जीतने की योजना बना रहा था। यहां पे कुछ देर के लिए मैं रुकना चाहूंगा और आपको यह समझाना चाहूंगा कि उसमें भारत की स्थिति क्या थी, क्यों वो बार बार आ रहा था, लूट रहा था, जीत रहा था और वापस चला जा रहा था, कोई उसका विरोध नहीं कर रहा था। मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया भारत की जो स्थिति थी वो काफी विचलित स्थिति थी। भारत में उस समय कई शासक थे और भारत कई खंडों में बंटा।
बाहर से भी और अंदर से भी भारत की आंतरिक स्थिति मजबूत नहीं थी। भारत दक्षिण भाग जो था, मैंने अभी आपको बताया कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी में बटा था। बहमनी शासन भी 5 भागों में बट चुका था, जो मैं आगे के अपने वीडियोस में बताऊंगा उनके बारे में। बहमनी शासक भी 5 भागों में बट चुका था। विजयनगर साम्राज्य में आपके कृष्णदेव राय थे, जो कि एक मजबूत शासक थे। राजपूताना में, मेवाड़ में महाराणा सांगा थे। दिल्ली में आप जानते हो, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी शासन कर रहा था। तो इस प्रकार ये सभी लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। तो कुछ भारत के लोग ही बाबर को निमंत्रण देते हैं भारत पे आक्रमण करने के लिए। अब ये प्रश्न पूछा गया है और इसे आप लिख भी सकते हो। उस समय भारत में बाबर को आक्रमण करने का न्योता पंजाब शासक दौलत खां देता है। इब्राहिम लोदी का चाचा, जो इब्राहिम लोदी से परेशान था, आलम खां लोदी, ये भी उसको निमंत्रण देता है। और मैं आपको बता दूं, राजपूताना में सबसे मजबूत शासक भारत के जो कहे जाते थे मेवाड़ शासक राणा सांगा, ये भी उसको निमंत्रण देते हैं और कहते हैं जब तुम इब्राहिम लोदी पे आक्रमण करोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। इस वजह से ये जो लोग थे, जो भारत की मजबूत शक्तियां थीं, वो खुद उसको न्योता देती हैं। तब बाबर को लगता है ये परिस्थिति तो बहुत अनुकूल है। धीरे धीरे अपनी सेना वो तैयार कर ही चुका था, कई युद्ध लड़ ही चुका था, युद्ध का ज्ञान हो ही चुका था, और भारत में आक्रमण करते समय लोगों का विरोध भी नहीं होगा, क्योंकि आलम खां, दौलत खां, राणा सांगा, ये सब तो उसको साथ देने का तैयार है। तो उसने योजना बनाई कि मुझे अब भारत पे आक्रमण करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, वो समय था भारत पे 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 को बाबर जो है पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को युद्ध के लिए न्योता देता है। और 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। अब यहां समझिए इस चीज को कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पानीपत, आपको जब मैंने दिल्ली सल्तनत बताया तो उसमें मैंने इब्राहिम लोदी के बारे में बताया, पानीपत के युद्ध के बारे में बताया, तो मैं बहुत ज्यादा इसको नहीं खींचना चाहूंगा। मैं बस इतना बता दूं, पानीपत से कई प्रश्न आते हैं प्रीलिम्स परीक्षाओं में, चाहे पानीपत का ये डेट लेके काफी प्रश्न आते हैं। तो पानीपत से कई प्रश्न हैं, इनको ध्यान दीजिए क्या क्या प्रश्न हैं। पानीपत का जो युद्ध था वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। पहली बार पानीपत के युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया गया था, यानी गोला बारूद का इस्तेमाल किया गया था, वो भी बाबर की तरफ से। पहली बार तोपों का इस्तेमाल बाबर की तरफ से किया गया था। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि बाबर ने एक नई युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया था, तुगलमा युद्ध पद्धति। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, तुगलमा युद्ध पद्धति जो उसने उज्बेगों से सीखा था। उज्बेग लोगों से पूछा जाता है कि तुगलमा पद्धति बाबर ने कहां से सीखा, तो उज्बेगों से सीखा। और भारत में तुगलमा पद्धति का पहली बार प्रयोग कब किया गया, तो ये पानीपत के युद्ध में किया गया था। तो ये था तुगलमा पद्धति। और उसने तोप जो सजाए थे वो उस्मानी पद्धति, उस्मानी विधि से सजाया था, ताकि अधिक से अधिक नुकसान किया जा सके। तो ये 2 प्रश्न हैं, आप ध्यान से ध्यान दें। तुगलमा पद्धति पहली बार पानीपत के युद्ध में इस्तेमाल किया गया था। कहां से सीखा? उज्बेगों से सीखा। दूसरा, तोपों को किस रूप में सजाया गया, तो उस्मानी पद्धति के रूप में सजाया गया था। और एक प्रश्न ये उठता है, पूछा भी गया है कई बार, कि उसमें बाबर की तरफ से तोप गोला बारूद का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि बाबर की सेना में जो सेना नायक थे, तोपों का जो नेतृत्व कर रहे थे, वो उस्ताद अली कुली थे। उस्ताद अली कुली तोपों का नेतृत्व कर रहे थे और उस्ताद मुस्तफा जो थे वो बंदूकों का नेतृत्व कर रहे थे। तो ये बारीक क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं। और इस प्रकार पानीपत का प्रथम युद्ध समाप्त होता है। ऐसा बताया जाता है, इतिहासकार लिखते हैं कि यह युद्ध जो था बाबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि
बाबर की सेना कुल 12,000 की थी और इब्राहिम लोदी की सेना जो थी वो 1,00,000 की थी। कहां 12,000 और कहां 1,00,000। परंतु जब यह युद्ध सुबह शुरू हुआ तो बाबर की सेना इतनी उत्साह में थी कि दोपहर होते होते इब्राहिम लोदी की सेना लगभग शिथिल पड़ गई थी। इब्राहिम लोदी दोपहर होते होते मारा गया और पूरी सेना अस्त व्यस्त हो गई, भाग गई और यहां पे दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया और मुगल शासन स्थापित हो गया। तो ये रहा प्रश्न आपका यहां से कि बाबर की सेना 12,000 लेके आई और 1,00,000 लोदी सेना को हरा के भारत पे मुगल शासन की स्थापना की। ये एक प्रश्न हो गया। दूसरी बात, इस युद्ध के बाद पानीपत के युद्ध के बाद 1526 में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। बादशाह की उपाधि धारण करके उसने भारत में मुगल शासन की स्थापना की। तो मुगल शासन की स्थापना संस्थापक कौन था? तो बाबर था। और बादशाह की उपाधि उसने कब धारण की? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद 1526 में धारण की। तो यहां से ये प्रश्न हुआ, खत्म हो गया। अब सबसे बड़ी चीज, एक उपाधि उसने और लिया था, उसने नहीं दिया था, लोगों ने उसको दिया था। वो ये था कि जब ये पानीपत का युद्ध जीतता है तो इसकी सेना बहुत उत्साहित होती है और बहुत ज्यादा धन संपत्ति इसको मिलती है। तो ये अपने लोगों में, काबुल उबुल में, चाहे अपनी जो जनता थी, चाहे सेना थी, सबको चांदी के सिक्के बंटवाता है। यानी इतना चांदी का सिक्का बंटवाता है कि लोग इससे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और लोग इसे कलंदर की उपाधि देते हैं, यानी दान करने वाला। तो मैं आपको बता दूं, प्री में पूछा भी गया है कि कलंदर की उपाधि किसको दी गई है? तो कलंदर की उपाधि जो था वो बाबर को दी थी। किसने दी थी? तो उसकी जनता ने दी थी, लोगों ने दिया था जब उसने चांदी के सिक्के पानीपत के युद्ध के बाद बंटवाए थे। तो ये एक प्रश्न रहा। अब चलते हैं बाबर के अगले अभियान में। मैं आपको बता दूं, बाबर ने भारत में मुख्यतः 4 अभियान किए। एक प्रश्न मैं आपको छोड़ गया, वो मैं आपको बता दूं कि एक बार पूछा भी गया है, प्रीलिम्स में पूछा भी गया है कि भारत में बाबर का पानीपत का युद्ध कौन सा आक्रमण था? मोटे में याद, मैंने अभी आपको बताया कि 4 आक्रमण वो पहले कर चुका था सीमावर्ती क्षेत्र में, 1519, 1519, 1520, 1524। यानी पानीपत का उसका युद्ध जो था वो 5वां युद्ध था। तो ये परीक्षा में पूछा गया कि पानीपत का युद्ध भारत में बाबर का कौन सा युद्ध था? तो ये 5वां युद्ध था और इस प्रकार पानीपत का वो युद्ध जीतता है। इसके बाद उसके मुख्य अभियान जो थे वो खानवा का युद्ध था, चंदेरी का युद्ध था और घाघरा का युद्ध था। लेकिन भारत पे अगर पूछा जाए आपसे प्रश्न कि मुगल शासन स्थापित होने का मुख्य युद्ध कौन था, तो हम आपको बता दें वो खानवा का युद्ध था। क्योंकि खानवा का युद्ध उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसने अपनी आत्मकथा में स्वयं ही लिखा है बाबरनामा में कि पानीपत का युद्ध जीतने में उसे कोई मुश्किल नहीं हुआ, क्योंकि इब्राहिम लोदी डरपोक, कमजोर आदमी था और वो डरा हुआ था। तो सुबह लड़े और दोपहर तक जीत गए। लेकिन जो खानवा का युद्ध था वो महाराणा सांगा से लड़ना था। और मैं महाराणा सांगा के बारे में बता दूं कि वो अब तक 100 युद्ध लड़ चुके थे। उनके शरीर पे 80 घाव के निशान। भारत के महान शासकों में से एक शासक। उन्होंने तो बाबर को निमंत्रण इसलिए भेजा कि बाबर आएगा, इब्राहिम लोदी को मारेगा, लूटेगा और महमूद गजनवी की तरफ वापस चला जाएगा। परंतु यहां बात बदल गई और बाबर जो था वो लूटपाट नहीं किया और उसने भारत में अपनी स्थिरता दिखा दी। तो अब ये चीज तो भाई मेवाड़ के शासक राणा सांगा को अच्छी नहीं लगी और इस वजह से इन दोनों के बीच में खानवा नामक जगह पे युद्ध किया गया 1527 में।
16 और 17 मार्च की बात है जब ये खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा सांगा की हार हुई और बाबर इस युद्ध में जीता। तो खानवा का युद्ध भी उसने जीता, लेकिन खानवा का युद्ध जीतना उसके लिए आसान नहीं था। मैंने अभी बताया, उसने अपनी खुद आत्मकथा में लिखा है। उसकी सेना महाराणा सांगा से युद्ध नहीं चाहती थी, परंतु बाबर ने इस युद्ध का रूप बदल दिया। बाबर एक कुशल नेतृत्व करता था। उसने अपनी सेना को समझाया कि हमें हिंदू राष्ट्र को खत्म कर देना है, हमें काफिरों के खिलाफ युद्ध करना है। इसीलिए उसने जिहाद का नारा दिया, यानी इस युद्ध को उसने धर्म युद्ध की संज्ञा दी। धर्म युद्ध की संज्ञा देने के नाते लोगों को यह लगा कि इस्लाम खतरे में है, तो उन्हें युद्ध लड़ना चाहिए। हुआ यूं कि खानवा का युद्ध जो था वो बाबर ने बताया अपनी सेना को कि जब मैंने पानीपत का युद्ध लड़ा तो ये महाराणा सांगा ने हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए हमें महाराणा सांगा के खिलाफ लड़ना चाहिए। सेना तैयार हुई और जिहाद का नारा लेके खानवा के युद्ध में पूरे जोश से लड़ी। मैं बता दूं, इस युद्ध में बहुत ज्यादा राजपूत मारे गए, क्योंकि ये युद्ध जो था वो जिहाद धर्म युद्ध को लेकर था। इसलिए इस युद्ध को जीतने के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि धारण की, गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला। और मैं आपको बता दूं, इस युद्ध के बाद उसने एक बहुत बड़ा टिला बनवाया, बहुत सा मीनार। किसका? राजपूतों के सिरों का। राजपूतों का सिर कटवा के उसने बहुत बड़ा टिला बनवाया, ताकि मुसलमानों को यह लगे कि वो हिंदू विरोधी है, और इससे मुसलमान जो है वो खुश हो जाए। दूसरा अभियान भी इसका सफल रहा, खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में राणा सांगा को घायल हुए और उनको युद्ध से हटा दिया गया। बाद में ऐसा बताया जाता है कि उनको जहर देके मार दिया गया। जो भी रहा, अगला अभियान उसका था 1528 में चंदेरी का युद्ध। तीसरा अभियान उसका पानीपत का युद्ध, दूसरा आपका खानवा और तीसरा आपका चंदेरी का युद्ध। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ। चंदेरी पे मेदिनी राव नामक शासक शासन करते थे। बाबर युद्ध जीतने के बाद मेदिनी राव को संदेश भेजता है कि वो उसकी दास्ता स्वीकार कर ले, उसका आधिपत्य स्वीकार कर ले, और ताकि युद्ध को आगे ना बढ़ाया जा सके। लेकिन मेदिनी राव जो थे वो महाराणा सांगा के सेना नायकों में से एक थे। उन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। तो 1528 में यह चंदेरी का युद्ध हुआ, जिसमें मेदिनी राव की हार हुई। मैं बता दूं, ये चंदेरी जो थी वो मालवा और बुंदेलखंड के पर स्थित एक जगह थी, जो कि व्यापारिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी, इसलिए इसको जीतना बहुत जरूरी था। तो ऐसा किया गया, मेदिनी राव हार गए और बाबर चंदेरी का युद्ध जीता। इतिहासकार बताते हैं कि मेदिनी राव की 2 पुत्रियों को बाबर ने अपने दोनों पुत्रों को उपहार स्वरूप प्रस्तुत किया। हुमायूं को एक बेटी दे दी और कामरान को दूसरी बेटी दे दी। इस प्रकार चंदेरी का युद्ध खत्म होता है। अब बाबर लगभग स्थापित हो रहा था। भारत में उसका शासन सुदृढ़ हो रहा था, क्योंकि जो मजबूत शासक थे वो मारे जा चुके थे। महाराणा सांगा सबसे मजबूत शासक थे, मारे जा चुके थे। लेकिन महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी का भाई था, वो बार बार बाबर को परेशान कर रहा था। क्योंकि वो अफगान मुसलमान था, वो बार बार इसको सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसता था, आक्रमण करता था, जीतता था, चला जाता था। तो बाबर ने योजना बनाई कि हमें महमूद लोदी से युद्ध करना चाहिए, उसे हराना चाहिए। तो उन्होंने बिहार पे आक्रमण कर दिया और बिहार में उस समय महमूद लोदी शासन कर रहा था। युद्ध हुआ, जिसे घाघरा का युद्ध कहा जाता है, एक जरूरी युद्ध 1529 में, 1529 में। चूंकि 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई, इसलिए यह कहा जा सकता है कि घाघरा का युद्ध उसका अंतिम अभियान था। इस युद्ध को उसने लड़ा
1529 में। चूंकि घाघरा नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया, इसलिए इसे घाघरा का युद्ध कहा जाता है। बिहार में जब आक्रमण हुआ तो फिर महमूद लोधी जो था वो हार गया और बंगाल की तरफ भाग गया। उसको मारा नहीं गया, वो निकल गया बंगाल की तरफ। इस प्रकार इस युद्ध के बाद बाबर ने अपनी स्थापना पूरी तरह से कर ली थी, परंतु बहुत ज्यादा समय तक वो रह नहीं पाया और 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। एक अल्पकाल के लिए आया, 1526 में आया, 1530 में चला गया। तो इन 4 सालों में भारत पे उसने शासन तो किया, लेकिन एक सुदृढ़ व्यवस्था नहीं बना पाया, क्योंकि 4 साल उसके युद्ध में ही बीत गए। तो उसने अपने प्रशासन को सुदृढ़ नहीं किया, उसका प्रशासन जो था काफी सुदृढ़ नहीं था। तो इस एवज में उसके आगे की पीढ़ियों को परेशानियां हुई, हुमायूं को बहुत परेशानी हुई, लेकिन वो आगे के वीडियोस में देखेंगे। कुछ जरूरी प्रश्न जो है बाबर से वो यहाँ पे हैं। बाबर की मृत्यु के बारे में भी कई तरह की किंवदंतियां हैं। कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि जैसे जब वो वहां से फरगना से आया तो भारत की जलवायु उसको सूट नहीं की और वो जलवायु को ना सूट करने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो अफीम शराब का बहुत बड़ा नशेड़ी था, इस नशे की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन साहित्यिक स्रोतों में हुमायूं नामा नामक एक किताब है जिसे गुलबदन बेगम ने लिखा है, जो हुमायूं की बहन थी। उन्होंने किताब लिखा है जिसे हुमायूं नामा कहा जाता है, जिसमें हुमायूं की पूरी जानकारी मिलती है। उससे यह पता चलता है कि इब्राहिम लोदी की मां के हाथों की खीर बाबर ने खाई थी, जिसमें जहर था, और वही जहर धीरे धीरे काम करके बाबर की मृत्यु का कारण बनता है। जब बाबर मर जाता है तो वहां अब उसके शव के साथ क्या किया जाता है वो मैं बताना चाहता हूं। बाबर की मृत्यु के बाद आगरा में आराम बाग नामक एक बाग है, उसमें उसके शव को दफनाया जाता है। परंतु बाबर ने अपनी आत्मकथा तजुके बाबरी या फिर बाबरनामा में लिखा था कि यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे शव को काबुल में दफनाया जाए। तो बाद में यहां से उसके शव को निकाल के काबुल स्थापित किया गया। तो पहले उसकी जो दफन स्थल था वो आराम बाग था आगरा का, बाद में उसको काबुल में स्थापित किया गया, क्योंकि उसने अपनी आत्मकथा में अपनी इच्छा जाहिर की थी। बाबर जो था पहला मुगल शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। बाबर पहला मुगल शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। उसने देखिए तजुके बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है, तुर्की भाषा में लिखी। तजुके बाबरी या बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी। फिर उसने एक रिसाल-ए-उसद नामक खत लिखा जिसे खत बाबरी भी कहा जाता है। खत बाबरी, ये पूछा जाता है आपसे बाबरनामा किसने लिखी, किस भाषा में लिखी, या तजुके बाबरी किसने लिखी, या रिसाल ए खत जो था वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये सब बाबर द्वारा लिखा गया था, यानी खत बाबरी जो था उसने एक नई पद्य शैली की स्थापना की थी जिसे मुअय्यम कहा गया। मुअय्यम नामक एक पद शैली की स्थापना की जो काफी प्रचलित रही, उसमें काफी ज्यादा पद लिखे गए। तो ये मुअय्यम नामक पद शैली की स्थापना भी, चाहे शुरुआत भी बाबर ने ही की थी। और एक महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि बाबर ने एक सिक्का चलाया, शाहरुख नामक एक सिक्का चलाया जो चांदी का था। वो सिक्का भी पूछा जाता है, शाहरुख नामक सिक्का किसने चलाया, तो बाबर ने चलाया। किसका चलाया, तो चांदी का चलाया। ये कुछ प्रश्न है। इस प्रकार आपने देखा कि मुगल शासन की स्थापना 1526 में हो चुकी है और 1530 जाते जाते मुगल शासक का संस्थापक, पहला शासक बाबर की मृत्यु हो चुकी है 26 दिसंबर 1530 को। इसके बाद आपका हुमायूं आएगा जिसका 30 दिसंबर 1530 को राज्याभिषेक होगा। क्योंकि बाबर का शासनकाल काफी स्थिर नहीं रहा, कम समय के लिए रहा, इसलिए उसने जो शासन बनाया वो काफी सुदृढ़ नहीं था। तो यहीं पे आपका मुगल वंश का संस्थापक खत्म होता है।
अगले वीडियो में मैं आपको हुमायूं दूंगा। तब तक आप इस वीडियो को ढंग से देखें, शेयर करें, लाइक करें, अपने मित्रों को भेजें ताकि वो अधिक से अधिक इसको देख सकें। जय हिंद।